Hello everyone and welcome back once again in another session of journal entries. हम लोगों ने बहुत सी जर्नल एंट्रीज अभी तक प्रैक्टिस कर ली है. आज हम कुछ और नई जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस करेंगे जिनमें से कुछ से आप फेमिलियर भी हो. मतलब आपको जर्नल एंट्रीज नहीं पता लेकिन उनके मीनिंग आपको कुछ कुछ पता है क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी इनके नाम सुने थे. तो देखो, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज. अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा हो तो मैंने उस वक्त एक डायग्राम बनाकर आपको समझाया था कि एक साइड पर बिजनेस लेकर और एक साइड पर बिजनेसमैन लेकर, और आपको समझाया था कि बिजनेसमैन अगर बिजनेस को कैपिटल देता है तो बदले में जो बिजनेस है वो बिजनेसमैन को इंटरेस्ट पे करेगा. इसलिए वो इंटरेस्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनता था? एक्सपेंस बनता था. तो देखो, आज की जो ये वीडियो रहेगी इसमें मैंने आपको उस तरह की डिटेल में नहीं बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो आपको. मैं यहाँ पर आपको मेन हाइलाइट्स बताऊंगी इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के, ताकि आपको जर्नल एंट्री बनाना पता चल जाए. सो इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो व्यवसाय के लिए एक प्रकार का व्यय होता है, यानी कि एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है एक तरीके से. इट इज नॉट पेड टू द बिजनेस इन कैश. इट इज नॉट पेड बाय द बिजनेस इन कैश. ये बिजनेस के द्वारा बिजनेसमैन को कैश में नहीं पे किया जाता. इट इज एडेड इन दी बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल इन्वेस्टेड इन दी बिजनेस. बल्कि ये जो बिजनेसमैन होता है उसकी जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है, उसी के शेष में, उसी के बैलेंस में जोड़ दिया जाता है. तो यह व्यवसायी को अलग से नकदी में नहीं दिया जाता, यह उसकी पूंजी के शेष में ही जोड़ दिया जाता है जो व्यवसाय में उसके द्वारा विनियोजित की गई हो, मतलब इन्वेस्ट की गई हो. अब देखो, खुद सोचकर देखो, अगर मैंने यहाँ एक्सपेंस नाम ले दिया तो हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, कौन से अकाउंट्स के रूल में एक्सपेंसेस को हम कवर करते थे? देखो, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल, वास्तविक खाते वाला, कहता था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इसमें इन दोनों में एक्सपेंस का नाम नहीं आया है. अगर हम थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाते की बात करें तो नाम मात्र खाते में नाम आता है, क्या आता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो एक्सपेंस का नाम किस में आया? नॉमिनल में आया. और देखो क्या आया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. इसीलिए देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने डेबिट कर दिया है. ये डेबिट वाला कंसेप्ट आपको पता चल गया. अब समझो कि यहाँ पर ये टू कैपिटल अकाउंट क्यों किया गया है. देखो, मैंने अभी बोला है कि हमने अलग से कैश में नहीं पे करना. मैंने आपको पहले भी बोला है ना कि आप अपने आप को बिजनेस मानकर चला करो. तो अगर मैं बिजनेस हूं तो मैं बिजनेसमैन को कैश में नहीं पे कर रही, मैं कैपिटल में ही ऐड कर रही हूं. तो कैपिटल का वैसे बैलेंस कौन सा होता है? कैपिटल का पहले बैलेंस क्रेडिट होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश की जर्नल एंट्री मैंने आपको कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करवाई थी. तो इसका मतलब उस वक्त हमने सीखा था कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट वाला होता है, टू वाला ही होता है. तो अगर मुझे इसी बैलेंस को और ज्यादा करना हो और ज्यादा ऐड करना हो तो उसी साइड पर और एडजस्टमेंट कर देते होते हैं. इसका मतलब अगर कैपिटल पहले टू कैपिटल हो रही थी, क्रेडिट का बैलेंस दिखा रही थी, तो अब भी हमने उसे और ज्यादा क्रेडिट ही करना होगा ताकि वो ऐड हो जाए. तो इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कर ये जर्नल एंट्री बना दी है. आई होप कि ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने किस प्रकार से ये एंट्री पास की है. ठीक है, अब हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, यानी कि आहरण पर ब्याज को. देखो, ये कंसेप्ट भी आपको पहले अकाउंटिंग इक्वेशन जब करवाई गई थी तब पूरा का पूरा डायग्रामेटिकली भी समझाया गया था. तो इसलिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से ब्रीफ में ही कवर किया है. ऊपर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा है जिसको मैंने एक्सपेंस बोला था.
ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो ये मेरी क्या बन गई, बिल्कुल उसके ऑपोजिट ये मेरी इनकम बन गई। तो इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, यह व्यवसाय के लिए एक आय है। यह व्यवसायी अलग से नकद में या नकदी में व्यवसाय में जमा नहीं करवाता, यह उसकी आहरण की राशि या आहरण के शेष में जोड़ दिया जाता है। जैसे उसमें किया था कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में जोड़ दो, यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ड्रॉइंग्स में ही जोड़ दो। बस आपको याद कितना रखना है कि वो एक्सपेंस था, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता था एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया था। ये इनकम है और नॉमिनल अकाउंट का रूल ही क्या कहता है कि इनकम को क्रेडिट करना है और ड्राइंग्स में ही जोड़ना है। अगर आपको याद हो तो ड्राइंग्स अकाउंट हम डेबिट करते होते थे, तो इसीलिए जो जर्नल एंट्री इन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बाद जो मैंने आपको यहाँ मीनिंग बता रखा है, जो मैंने अभी अभी बोला, वही सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जो निजी प्रयोग के लिए वस्तुओं या नकदी के रूप में उसने जो कुछ भी बिजनेस में से निकलवाया है वो चीजें ड्राइंग्स होती हैं और उन्हीं बैलेंस में हमने इस इंटरेस्ट को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो देखो जर्नल एंट्री जो है वो इस प्रकार से बन जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब देखो फिर से एक और बहुत ही अच्छी एंट्री जो है बैड डेट्स, जिसे डूबत ऋण बोला जाता है। ऐसे डेट्स जो बैड हो गए हैं, बैड डेट्स। अब देखो क्या है जो बैड होगा, व्हेन डेटर्स फेल टू पे मनी, जब डेटर्स जो हैं वो हमें पैसा नहीं दे पाए, वो फेल हो गए हमें पैसा देने में, इट इज जनरली सेड दैट दे हैव बिकम बैड। तो आमतौर पर ये बोल दिया जाता है कि ये बैड हो गए हैं, ये खराब हो गए हैं, ये डूब गए हैं। तो जब देनदार पैसा देने में असफल हो जाएं तो आमतौर पर कहा जाता है कि हमारा पैसा डूब गया है, इसीलिए इसे डूबत ऋण कहा गया है। यह एक लॉस है, नुकसान है। देखो डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने क्रेडिट पर सेल की है। इसीलिए कहा था ना टर्मिनोलॉजी पहले क्लियर होनी चाहिए अगर आपको जर्नल एंट्री समझनी है। तो देखो डेटर्स से हमने पैसे लेने थे, अब अगर वो पैसे नहीं दे पाए तो इसका मतलब हमारा पैसा डूब गया, ये हमारा नुकसान है। अब नुकसान को क्या करते होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल को ही फिर से दिमाग में लेकर आओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। इसीलिए ध्यान से देखो मैंने बैड डेट को डेबिट किया है क्योंकि ये लॉस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट ऑल लॉसेज, लॉसेज को क्या करो, डेबिट कर दो। ठीक है, और यह हमारे डेटर्स के बैलेंस को यानी कि देनदार के शेष को कम कर देता है। हमारी एसेट दूसरी साइड पर कम हो रही है ना, हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं, पहले हमने ज्यादा पैसे लेने थे अब कम लेने हैं, तो इसलिए एक तरीके से ये माना जाएगा कि ये एसेट हमारी बाहर निकल रही है, कम हो रही है, तो डेटर्स को हम क्रेडिट कर देंगे। अगर आपको किसी का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो आप उसके नाम को क्रेडिट कर सकते हो। यहाँ पर माना ये जाएगा कि वो पर्टिकुलर डेटर, वो पर्टिकुलर देनदार हमारा कम हो गया है। अब देखो इसी से मिलती जुलती एक और एंट्री होती है बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी कि डूबत ऋण वसूली या बरामद। पैसे मिल जाना मतलब 1-2 साल हो गए, 1-2 साल पहले मैंने पैसे को बैड डेट करार कर दिया था, मतलब मैंने ये मान लिया था कि मुझे वो पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब मेरे डेटर्स बैड हो गए हैं। लेकिन एकदम अचानक से उसके पास पैसा आया, कुछ होते हैं ना खुददार लोग जो पैसा आने के बाद भरपाई कर भी जाते होते हैं, तो इसका मतलब मान लो कि यहाँ पर वो हमें 1-2 साल बाद पैसा दे गया, तो वो अचानक से मिली हुई इनकम बन जाएगी हमारे लिए। और इनकम्स को नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, इनकम्स को नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि क्रेडिट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट कर देंगे। अब क्योंकि ये वसूल हो गया है, ये बरामद हो गया है, ये हमें मिल गया है, अब मिलेगा किस फॉर्म में, या तो कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में। ज्यादातर एंट्रीज कैश के थ्रू ही पास की जाती होती हैं, तो इसीलिए जर्नल एंट्री बन जाती होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब देखो
फिर से एक और एंट्री है, एक और इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, यानी कि स्थापना व्यय। देखो कई बार हम अपनी फैक्ट्री में कुछ ऐसे एसेट्स लेकर आते हैं जिनकी ना हमें प्रॉपर फिटिंग करवानी पड़ती होती है। जैसे अगर हम मान लो हम घर में एसी लगवाते हैं, अब एसी जहां लगवाएंगे या एलईडी जहां लगवाएंगे वहां पर प्रॉपर फिटिंग वगैरह करवानी पड़ेगी ना, ताकि हम उसको वहां पर परमानेंटली एडजस्ट कर रख सके। तो अगर यही चीज हम फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों को सेटअप किया जाता है, तो उस वक्त ऐसे एसेट्स पर, ऐसे फिक्स्ड एसेट्स को स्थापित करने के लिए हमें कुछ खर्चे बियर करने पड़ते हैं, उनको इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस बोला जाता है। अब बहुत ही ध्यान से समझना कि ऐसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को हमने क्या करना है। ऑल दी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन रेफरेंस टू एन एसेट। अब यहां तक पहले समझो, कोई भी ऐसे स्थापना व्यय या कोई और व्यय, जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि लेबर भी लगी, सामान भारी था, उठाकर लेकर आने के लिए हमें लेबर भी अपॉइंट करनी पड़ी, तो उस लेबर को भी वेजेस वगैरह हमें पे करनी पड़ी। तो इस तरह के एक्सपेंसेस जो किसी एसेट से जुड़े हुए हैं, रेफर्ड हैं, जुड़े हुए हैं, टिल द एसेट इज रेडी टू यूज आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के एक्सपेंसेस को हम जब तक एसेट यूज करने के लायक नहीं हो जाती, जब तक इस्तेमाल करने के लायक नहीं हो जाती, उससे पहले हमने जितने भी इस तरह के खर्चे किए हुए हों उनको कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है। किसकी कॉस्ट? जिस लागत पर, जिस कॉस्ट पर हमने उस एसेट को खरीदा है। मान लो मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, मैंने अपनी फैक्ट्री में उसे सेटअप करवाना है, उसे सेटअप करवाने के लिए मुझे लेबर फोर्स भी अपॉइंट करनी पड़ी, जिन्हें मैंने 10,000 रुपए की वेजेस पे की। मान लो मेरी प्लांट एंड मशीनरी आई थी 4 लाख की और मुझे वेजेस पे करनी पड़ी 10,000। तो जो मेरी एसेट की वैल्यू, मेरी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है, वो 4 लाख नहीं मानी जाएगी, वो 4 लाख प्लस 10,000 यानी कि 4,10,000 मानी जाएगी। इसीलिए बोल दिया है कि यूज होने से पहले अगर हमने कुछ भी ऐसा खर्चा बियर किया हो जो एसेट से रिलेटेड हो, तो हमने उसे लागत मूल्य में ही ऐड कर देना है। इसीलिए हेंस इट इज टू बी डेबिटेड टू द रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट। जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो क्या जनरल एंट्री पास करते हैं? आपको करवाई है ना, फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश, तो हमने क्या किया था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कुछ इस तरीके की जनरल एंट्री पास की थी ना। तो इसलिए हमने उसकी कॉस्ट में ही उसे ऐड कर देना है, इन्हें संपत्ति के लागत मूल्य में ही जोड़ दिया जाता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी अगर जर्नल एंट्री की जाएगी तो देखो क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री। इसकी एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू या तो कैश, अगर हमने कैश के थ्रू पेमेंट की है, अगर हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो हम बैंक अकाउंट लिख देंगे। अमाउंट में बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो अमाउंट है वो कितनी आएगी। अमाउंट आएगी कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस। कौन से वाले एक्सपेंसेस? इंस्टॉलेशन वाले एक्सपेंसेस। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जर्नल एंट्री करनी है। उन एक्सपेंसेस को अलग से नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाकर डेबिट नहीं दिखाना है। ऐसे एक्सपेंसेस को हमने एसेट्स में ही बीच में जोड़कर फिर टोटल अमाउंट लिखनी है। अब देखो हम जैसे जैसे आगे मूव ऑन करते चले जा रहे हैं, हमारी जो अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज हैं वो थोड़ी सी और पेचीदा होती जा रही हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। शेयर कीजिए वीडियोस को एंड लाइक कीजिए वीडियोस को। हम 1-2 और आज इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन कर देखेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नई जर्नल एंट्रीज करेंगे जो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। अब देखो
मेरे पास जो आज की वीडियो में नेक्स्ट एंट्री है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब गाइज आपको पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये फिर से मैं कहूंगी, ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्रूड और एडवांस, ये सब मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको पानी की तरह साफ क्लियर करवाए हुए हैं, समझाए हुए हैं। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। ये क्या होते हैं? देखो, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए गए हैं, ये हमारी लायबिलिटी बनते हैं। और लायबिलिटीज का मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया है कि क्रेडिट बैलेंस होता है। देखो, अगर मान लो ऐसा कुछ ना दिया हुआ होता, एक्सपेंसेस ही हमें दिए होते, एक्सपेंसेस पेड दिया होता, जैसे मान लो सैलरी पेड दिया हुआ होता, तो हम क्या करते? हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक कर देते, जर्नल एंट्री पूरी हो जाती। यहां पर हमने कैश तो दिया ही नहीं है, तो जहां पर हमने एक्सपेंस को डेबिट कर कर दूसरी साइड पर कैश को क्रेडिट करना होता है, वहां पर हमने कैश या बैंक को क्रेडिट करने की बजाय उसी एक्सपेंस का वर्ड नाम लिखना है, लेकिन आगे एक और वर्ड यूज करना है एज अ प्रीफिक्स, जो है आउटस्टैंडिंग। मतलब मैं अगर आपको समझाऊं, सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसकी जर्नल एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट होगी। आई होप कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गई। अब देखो, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये है प्रीपेड एक्सपेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सपेंस नॉट ड्यू, अभी ड्यू नहीं हुआ, बट पेड इन एडवांस, लेकिन हमने एडवांस अग्रिम तौर पर ही इन्हें पे कर दिया है, पहले ही पे कर दिया है। अब देखो, अगर आपको फिर से मैं कहूं अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपने पढ़ी थी ध्यान से, तो आपने ध्यान दिया होगा हम प्रीपेड एक्सपेंस नाम से या जो भी एक्सपेंस हमें दिया हुआ होता था, हम उसे अलग से एसेट के कॉलम में ओपन करते थे, एक नया कॉलम बनाते थे एसेट साइड पर। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट होता है। अगर लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है तो एसेट्स उसके ऑपोजिट है, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। इसीलिए मैंने ये जर्नल एंट्री बनाई है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। अब ये मत कहना कि यहाँ पर एक्सपेंस को हमने क्रेडिट क्यों किया है, नॉमिनल अकाउंट का रूल तो कहता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए। मैं आपको ये भी अभी क्लियर कर देती हूँ। जैसे मान लो हमने रेंट एडवांस में पे किया है, तो मैं क्या जर्नल एंट्री करूंगी? मैं करूंगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो मैंने रेंट पे कर दिया 12,000, ठीक है, लेकिन जो मेरा एक्रूअल कंसेप्ट है वो ये कहता है कि एक साल के दौरान जो एक्सपेंसेस हैं उसको उसी पर्टिकुलर साल की इनकम्स के साथ कंपेयर करना चाहिए। मतलब उसी पर्टिकुलर साल के एक्सपेंसेस उसमें मेंशन होने चाहिए। किसी भी तरह की कोई एडवांस ट्रीटमेंट अगर हमने दी है तो उसका इफेक्ट हमें निकालना होता है। तो इसलिए हमने मान लो इसमें 2,000 एडवांस पे कर दिया, तो अब क्या होगा? ये 2,000 से मेरा रेंट अकाउंट ज्यादा डेबिट हुआ पड़ा है, तो मैं जिसको डेबिट किया है उसका ऑपोजिट करने के लिए उसे क्या करूंगी? उसे मैं क्रेडिट कर दूंगी और इसे अपनी एसेट दिखाने के लिए मैं प्रीपेड रेंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। इसलिए मेरी ये जर्नल एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। जैसे मैंने अभी यहां पर आपको समझाया, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अगर आपको पेपर में जर्नल एंट्री आती है तो आपकी इस जर्नल एंट्री के लिए नहीं, आपको आपकी इस जर्नल एंट्री के लिए मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट वाली एंट्री यहां पर बताई है। अब देखो, बिल्कुल इसके ऑपोजिट अब इनकम्स का कंसेप्ट है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम ड्यू बट
नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू तो हो चुकी है लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुई है। तो जब कोई इनकम ड्यू हो जाती है तो वो हमारी एसेट बन जाती है। फिर से एक्रूअल कंसेप्ट, तो ठीक है ये एसेट हो गई तो ये हमारी डेबिट होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने एक्रूड इनकम को डेबिट कर लिया। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम्स क्रेडिट होनी चाहिए, तो इनकम को मैंने क्रेडिट कर दिया, इसलिए हमारी ये जर्नल एंट्री बन जाती है एक्रूड इनकम के केस में। अब देखो फिर से बिल्कुल इस प्रीपेड वाले कंसेप्ट की तरह अब ये आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो फिर से मैंने इसमें आपको एक एंट्री नहीं बताई, वो समझाऊंगी, फिर आपकी देखना यही एंट्री बन जाएगी। जैसे मान लो सेल आपको रेंट रिसीव्ड दे रखा है या कमीशन रिसीव्ड दे रखा है, कितनी 12,000, ठीक है। फिर से वही 12,000 वाला कंसेप्ट लूंगी। आपको जब रेंट मिला, चलो रेंट रिसीव्ड वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लो, अगर आपको रेंट रिसीव हुआ 12,000, मान लो उसमें से 2,000 एडवांस है, आपको एक बार तो 12,000 रुपए पूरा मिला है। आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम कौन सी है, रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट आप कितनी करोगे यहां पर 12,000। अब फिर से देखो ध्यान से, जैसे मैंने आपको यहां कहा था कि ये 2,000 एक्स्ट्रा डेबिट हुआ पड़ा है, वैसे ही देखो यहां पर कि 2,000 मुझे एडवांस में मिला था, तो इस बार जो मेरा रेंट इनकम है वो 2,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ पड़ा है। अगर ये 2,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ है तो इस एक्स्ट्रा क्रेडिट को मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल ये एंट्री बन जाएगी आपकी, इनकम की जगह पर रेंट नाम की इनकम आ गई, ठीक है। तो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से देखो आज की जो लास्ट एंट्री मैंने कवर की है आपको समझाने के लिए, वो है डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, स्थिर संपत्तियों पर ह्रास। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। देखो मान लो आपने कार खरीदी है, कार आपकी एसेट है, आपकी संपत्ति है, आपका उस पर हक है, हमने संपत्तियों की डेफिनेशन यही पढ़ी है। अब अगर आप कार का इस्तेमाल करते हो, अगर नहीं भी इस्तेमाल करते हो, नहीं चला रहे हो, चलो उसे आपने आज कार खरीदी, आपने 1 महीना उसे अपने घर पर ही रखा, तो देखो हवा पानी ये एनवायरनमेंट की वजह से भी उसकी वैल्यू में कमी आएगी। आपने जो 1 महीने पहले कार खरीदी हो, अगर आपने उसे नहीं भी इस्तेमाल किया, आप उसे बेचने जाओगे अगर मार्केट में, तो आपको वो फुल वही वैल्यू रियलाइज कर नहीं देगी, कम वैल्यू ही रियलाइज कर देगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब यहां पर आता है कि जैसे जैसे हम फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते चले जाते हैं या जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, टाइम गैप बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उनकी वैल्यू में गिरावट आती जाती है। और ये गिरावट हमारे लिए क्या है, लॉस, हमारे लिए नुकसान है ना, कि अगर हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी तो नुकसान ही है ना। कूलर खरीदा था गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के लिए तो बहुत टाइम निकल गया, अब अगर उसकी वैल्यू खत्म हो गई, अब वो खराब हो गया, तो नया कूलर परचेज करना पड़ेगा ना, तो नुकसान ही हो गया ना। कि अगर उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें नई फिक्स्ड एसेट खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन लॉस होने की वजह से डेबिट हो जाता है। फिर से वही नॉमिनल अकाउंट का रूल मैं आपको कहूंगी लगाओ। और देखो फिर से, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट पर लग रहा है, इसका मतलब फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, हम क्या एंट्री करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट। लेकिन बिल्कुल इसके ऑपोजिट, जब किसी एसेट की वैल्यू कम होती है, गिरावट आती है उसके मूल्य में, तो हमने उस एसेट को क्या कर देना होता है,
क्रेडिट कर देना होता है। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब देखो लास्ट की आज की स्लाइड, जिसमें जो मैंने आपको समझाया है मैंने उसके बेसिस पर कुछ जर्नल एंट्रीज ली हैं। देखो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या है, राम बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट हो जाना, दिवालिया निकल जाना। ओनली 75 पैसा इन ए रूपी। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। ठीक है, 100 पैसे के बदले में हमें सिर्फ 75 पैसे ही मिला है। ठीक है, वॉज रिकवरेबल फ्रॉम हिम, उससे मिल पाया। ही ओड अस, उसने हमें कितने देने थे? ही ओन्ड अस, उसने हमें कितने पैसे देने थे? उसने हमें देने थे 10,000 रुपए। मतलब जिससे मुझे 10,000 रुपए लेने थे, अब मुझे निकालना पड़ेगा कि उससे मुझे कितने मिले हैं। देखो अगर 100 पैसे में से मुझे 75 पैसे ही मिल पाया है, तो मैथ्स का वो यूनाइटरी मेथड वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो 1 पैसे में मुझे इतना मिला। मुझे 10,000 रुपए में निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ इस तरीके से सॉल्व करूंगी। देखो यहां ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया ना, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मतलब मुझे सिर्फ 7500 रुपीज मिला है। अब देखो दिमाग में मीनिंग लेकर आओ, जिससे मुझे 10,000 रुपए लेने थे उससे मुझे सिर्फ 7500 मिले, तो जो नहीं मिला 2500 वो क्या हो गया, वो बैड हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? मैंने कोई परफॉर्मा नहीं बनाया है क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको जर्नल एंट्री बनाना समझाना है, तो इसलिए मैं आज परफॉर्मा नहीं बना रही हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूं ये एंट्रीज और आपने समझनी है। तो जर्नल एंट्री बनेगी, मैंने आपको अभी अभी पीछे क्या बताया था, बैड डेट्स का पॉइंट बताया था। अब इस एंट्री में ये बैड डेट्स का कंसेप्ट भी कवर हो रहा है। अब देखो इसमें हमें कैश मिल रहा है, कितना मिल रहा है? सिर्फ 75% मिल रहा है एक तरीके से। तो 7500 जो आया उसके लिए कैश को डेबिट कर लो, क्योंकि वो तो आया ही है, डेबिट बट कम्स इन। ठीक है, अब जो नहीं आया वो बैड हो गया और उसके लिए हम लगाएंगे नॉमिनल अकाउंट का रूल जो कहता है बैड डेट्स को डेबिट कर लो 2500। अब यहां पर मैंने आपको कहा था टू डेटर करना है। जब डेटर ने 7500 रुपए दे दिए तो भी उसका बैलेंस कम हो गया, बाकी जो डेटर से ये नुकसान हो गया तो भी उसका बैलेंस कम हो गया। इसका मतलब यहां पर जो डेटर्स हम क्रेडिट करेंगे, डेटर का नाम हमें दिया हुआ है राम, तो यहां पर हम जो राम क्रेडिट करेंगे वो करेंगे 10,000 से। आई होप कि ये एंट्री आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज दोबारा से रिवाइंड कर दोबारा से सुनिए इस पर्टिकुलर एंट्री को और समझिए कि ये क्या है। नेक्स्ट देखो सेकंड, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। देखो आपको समझाया था कि पिछले 1-2 सालों में आपने कुछ बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए थे, बैड डेट्स करार कर दिए थे, लेकिन अब वो डूबा हुआ ऋण आपको अचानक से मिल गया है, तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी सेकंड वाले की? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और ये 5000 से आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। आई होप कि ये पर्टिकुलर एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने सेकंड यहाँ पास की है। अब देखेंगे थर्ड जर्नल एंट्री हमारी कौन सी होगी। देखो रेंट ड्यू, ड्यू लिखा हुआ जब आ जाए तो इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है आपको, ये कोई जरूरत नहीं है आगे ध्यान देने की कि क्या किसको ड्यू है किसको नहीं है। आपने सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाले को ध्यान में रखकर। और हम एंट्री क्या पास करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यही पर्टिकुलर एंट्री जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कंसेप्ट समझाया है तब आपको समझाई है। अब देखो आपके पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो है चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। अभी अभी मैं आपको समझा के हटी हूं, तो ये क्या एंट्री होगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू
एसेट का नाम प्लांट दिया हुआ है तो टू प्लांट अकाउंट लिख दिया जाएगा। और डेप्रिसिएशन थी कितनी 1000 रुपीज, तो यहाँ 1000 से ये एंट्री आ जाएगी। अब देखते हैं फिफ्थ जर्नल एंट्री। फिफ्थ जर्नल एंट्री है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये आपको आज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पेज करवाया उस पर आपको बताई गई थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये बिजनेसमैन से अलग से चार्ज नहीं करना, ड्राइंग्स के बैलेंस में ही ऐड कर देना है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम होती है। तो क्या एंट्री होगी इसकी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और कितना है इंटरेस्ट 1500। नाउ कम टू दी लास्ट जर्नल एंट्री एंड लास्ट जर्नल एंट्री है रिसीव्ड कमीशन 25,000 हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। अब देखो ये दो एंट्रीज हैं जो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में बता रखी है। आपने कमीशन रिसीव भी की है और आधा अमाउंट जो है वो एडवांस है। जब रिसीव वर्ड लिखा हुआ जाए तो इसका मतलब ये आपकी इनकम बता रखी है और आपको इनकम एडवांस में भी रिसीव हुई है। तो एक बार तो जितनी आपको इनकम रिसीव हुई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। होगी बैंक या कैश, क्योंकि चेक नहीं लिखा हुआ। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितनी रिसीव की है आपने 25,000, ठीक है। फिर देखो अब ये कमीशन आपको एडवांस में रिसीव हुई है तो आप क्या जर्नल एंट्री करोगे, एडवांस वाली चीज आपकी अभी हुई नहीं है, ये आपकी लायबिलिटी ही रहेगी। आप इसे क्रेडिट कर दोगे, मतलब इस कमीशन में आधा अमाउंट ज्यादा क्रेडिटेड है, तो इसलिए आप ज्यादा क्रेडिटेड है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ ज्यादा क्रेडिटेड है उसे डेबिट करेंगे, यानी कि कमीशन अकाउंट डेबिट। किसे क्रेडिट करेंगे, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। कितना आएगा, हाफ, क्योंकि उन्होंने कहा था हाफ ऑफ द अमाउंट इज इन एडवांस, तो 25,000 का हाफ 12,500 12,500। आई होप कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। आज की जर्नल एंट्रीज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी भी कह रही हूं कि चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को एंड लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।